आज जो बच्चों हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रिक प्लस। काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक, काफी ज्यादा सिंपल टॉपिक है। ठीक है, बच्चों को आता भी है और जिनको नहीं आता उनको नहीं भी आता है। ठीक है, साफ सी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नहीं आता होगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मतलब इससे सवाल तो आते ही आते हैं, लेकिन बहुत ईजी सवाल आते हैं इससे। मतलब याद रखना कि जब भी सवाल आते हैं एग्जाम में, तो आपसे अगर कोई टॉपिक ईजी है तो उससे चांसेस ज्यादा है सवाल आने के, क्योंकि ईजी क्वेश्चन में ईजी क्वेश्चन तो बनते ही है, ईजी टॉपिक में से ईजी क्वेश्चन तो बनते ही है। साथ में ईजी को थोड़ा बहुत हार्ड बना दे तो वो ज्यादा हार्ड भी नहीं बन सकता। वालेकुम अस्सलाम निशा जी। चलिए, इलेक्ट्रिक प्लस होता क्या है, क्या होता है इसके बारे में हम बाद में समझेंगे कि ये होता क्या है एक्चुअली, बाद में इसके बारे में समझेंगे। उससे पहले हम एक नई चीज देख लेते हैं जिसको हमें पढ़ना जरूरी है। उससे पहले हम एक नई चीज देखते हैं जिसको हमें पता होना जरूरी है, कि वो होता है आपका, जिसको हम बच्चों बोलते हैं आपको प्यार से सरफेस एरिया। ठीक है, और वेक्टर। सिंपल इसको एरिया भी बोल सकते, एरिया वेक्टर भी बोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम फ्लक्स को पढ़ें, सबसे पहले हमारे ये जानना जरूरी है कि सरफेस एरिया क्या होता है। पहली बात तो सरफेस एरिया वेक्टर है, मतलब नाम के साथ में वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब याद रखना। तो सरफेस एरिया होता है वो कैसा होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सरफेस एरिया क्या होता है आपका, सरफेस एरिया जो होता है वो आपकी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। और ये यहाँ भी काम आएगी और मैग्नेटिज्म में वापस से काम आएगी, इसलिए अच्छे से सुनना। सरफेस एरिया क्या होता है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब सर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके पास दो चीज होनी चाहिए। क्या, एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड, एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड, और दूसरा होना चाहिए उसका डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन होनी चाहिए। अब सर मैग्नीट्यूड तो हर कोई जानता है, मैग्नीट्यूड का मतलब कैसे, तो साफ सी बात है कि मान लो आपके पास में यहाँ पर एक सर्कल है, एक सर्कल है। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सब बच्चे जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल है तो उसका एल इंटू बी हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो उसका एल इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, और कोई अगर बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए अपन बात करते हैं स्फीयर की बात करें, तो स्फीयर का क्या हो जाएगा, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में आपके दो तरीके से होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जो हम जनरली लेते हैं वो होता है 2 पाई आर एच होता है। तो ऐसे ही अगर हम बढ़ते जाएं तो इस तरह से आपके पास में सिलेंडर एरियाज आते हैं। ये सब के सब क्या है बच्चों, ये सब मैग्नीट्यूड है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर हम एरिया को बहुत छोटे जगह पे महसूस करें तो एरिया एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो हमारा मैग्नीट्यूड तो सबको आता होगा, फॉर्मूले तो सबको आते होंगे ये एरिया वाले, लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है, उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, ये सुनो इंपॉर्टेंट है। तो सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जनरली कभी हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी कभी हम ए से। कुछ किताबें इसको ए से रिप्रेजेंट करती है, कुछ किताबें इसको एस से। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देते हैं। इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, हम इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये बताना चाहिए सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं आपकी डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया वेक्टर। देखो, कुछ लोग इसको सिर्फ एरिया वेक्टर बोलते हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ पूरा अच्छा नाम होता है इसका सरफेस एरिया। तो आपके पास में किसी भी चीज का एरिया निकालने के लिए सरफेस होना जरूरी है। ठीक है, तो सुनो, डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया वेक्टर। लेकिन इसको भी समझने से पहले से आपको ये पता लगाना है कि आपके पास में दो तरह की बॉडीज होंगी। आपके पास में क्या होगा, दो तरह की बॉडीज होंगी। एक होगी जिसको हम बोलते हैं आपका एक होगी जिसको हम बोलेंगे आपका ओपन सरफेस कहलाएगी। एक बॉडी क्या कहलाएगी आपकी, ओपन सरफेसेस। ठीक है, और दूसरी बॉडी क्या कहलाएगी आपकी, दूसरी बॉडी कहलाएगी आपकी क्लोज सरफेसेस। ये दो तरह की सरफेसेस आपको पढ़नी होगी। ठीक है, ओपन सरफेसेस और दूसरा क्या हो जाएगी आपकी क्लोज सरफेस। अच्छा, क्या एरिया होने के लिए 2D 3D होना जरूरी है ना, 1D का कोई एरिया थोड़ी ना होता है। जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, स्ट्रेट लाइन एक 1D है। ठीक है, अब इसका क्या एरिया क्या होता है, एरिया होने के लिए थोड़ी सी मोटाई होना जरूरी है। हाँ सर, तो ओपन सरफेस होती है आपकी जो 2D बॉडीज हो जाएंगी, जैसे रेक्टेंगल हो गया, जैसे रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके ओपन सरफेस है, 2D बॉडीज। क्लोज सरफेस क्या हो जाएंगे, 3D बॉडीज। 3D बॉडीज का मतलब कि स्फेयर हो गया, ठीक है, हेमिस्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इस तरीके से हो गया। जैसे मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है टोटल, क्यूब का वो होता है 6a स्क्वायर। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है आपका 6a स्क्वायर। क्यूबॉइड का क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH, सब चीज पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो दो तरह के आपके पास में एरिया होंगे, एक तो ओपन सरफेस कहलाएगी और दूसरी क्या कहलाएगी, क्लोज सरफेस कहलाएगी। ओपन सरफेस में क्लोज सरफेस में डायरेक्शन निकालने का सेंस अलग है। अब इसके लिए सुनो पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो याद रखना कि सरफेस एरिया वेक्टर या सिंपल एरिया वेक्टर
सरफेस एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर, और सिंपली अगर मैं बोलूँ एरिया वेक्टर इज, गुड इवनिंग मीनू जी, कैसी हैं आप? बहुत लेट आई हो आज फिर से खाना खा के। सरफेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी आपकी सरफेस बनेगी, जो भी सरफेस होगी, हमेशा उससे क्या होगी, हमेशा हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है उसको हम हमेशा कहा लेते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कुछ लोग उसको दूसरे तरीके से आपका नॉर्मल भी बोलते हैं, कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर नाम से बुलाते हैं। यार आपको उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब होना चाहिए परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब दिक्कत क्या आ रही है परपेंडिकुलर टू सरफेस में? एक दिक्कत आ रही है क्या, आपके पास दो तरह की सरफेस है। एक है आपके पास में ओपन सरफेस, ठीक, एक है ओपन सरफेस। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ओपन सरफेस में आती है, क्लोज सरफेस में दिक्कत नहीं आती, वो तो हम याद ही कर लेते हैं। ओपन सरफेस मान लो आपने क्या बना दी, एक तरह से ऐसी बना दी सर्कुलर टाइप की चीज, ये सर्कुलर टाइप की चीज बना दी आपने, डिस्क बना दी मतलब एक तरह से। अब इसमें अगर आपको सरफेस क्या है, ये जो मैंने इसका इस तरह से वो कर रखा है, डैश 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 कर रखा है, इसको फिल कर रखा है, ये इसकी सरफेस है। ये क्या है, इसकी पूरी पूरी सरफेस है। अब इस सरफेस के क्या बोला मैंने, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है आपका एरिया वेक्टर। तो परपेंडिकुलर से आप कहना क्या कहना चाह रहे हो सर? परपेंडिकुलर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे अगर मैं एक लाइन बना दूँ, वो हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर। वो क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। लेकिन दूसरा बच्चा मेरे पास आता है, दूसरा बच्चा मेरे पास आता है, बोलता है सर आपने ऊपर की तरफ क्यों बनाया? मैंने बोला मतलब समझाने क्या बोला आपने? तो उसने बोला सर आप इसको ऊपर की तरफ ना बना के नीचे भी तो बना सकते थे, आपने इसको ऊपर की तरफ क्यों बनाया? ठीक है, आप कोई बच्चा बोले कि सर यही अगर मैं ऊपर वाला यही यही मैं डिस्क अगर वापस ले लूं, अगर सेम डिस्क मैं वापस ले लूं, तो सर परपेंडिकुलर तो अगर मैं एक लाइन ऐसे लेता हूँ, उसके नीचे की तरफ परपेंडिकुलर लेता हूँ, अगर इसके नीचे की तरफ परपेंडिकुलर लेता हूँ, एक सेकंड, अगर मैं नीचे की तरफ परपेंडिकुलर बनाता हूँ तो वो भी तो आपका परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये भी तो परपेंडिकुलर है इसकी, इसमें क्या दिक्कत है, सरफेस के परपेंडिकुलर ये भी है। हाँ बात तो उसकी भी सही है। फिर आप इन दोनों में से कौन सा लोगे, क्योंकि डायरेक्शन तो कोई एक होगी ना, ऐसे थोड़ी ना दोनों डायरेक्शन में जाएंगे, डायरेक्शन तो कोई एक होगी। बात बात उसने बोली बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, आप किसी भी एक को मान लो। ओपन सर्फेसिस में पहली बात क्या याद रखनी है कि सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, लेकिन इनमें से कौन सी लेनी है सर? तो इनमें से लेनी है कोई भी एक जो आपका मन आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा और, ठीक है, इनमें से कोई भी एक ले लो। लेकिन जो आपने एक चुन ली है, पूरे सवाल को सॉल्व करते टाइम पे जो एक आपने चुन ली है, पूरे सवाल को सॉल्व करते टाइम पे आपको वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेके पूरा सवाल सॉल्व करना है। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में जब आपने सवाल स्टार्ट किया तो आपने ये वाली डायरेक्शन मान ली, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़े आपको महसूस हुआ सर ये तो मेरे लिए थोड़ी सी हार्ड पड़ रही है सॉल्व करना, मैं एक काम करूँ नीचे वाली ले लेता हूँ। ऐसा नहीं करना। अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में आपने ये वाली डायरेक्शन ले ली ऊपर वाली, तो आपको एंड ऑफ द क्वेश्चन तक आपको वही लेके पूरा सॉल्व करना होगा। ओपन सर्विस में आप ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। बस फर्क है कि एक बार जो ले ली वही लेके चलनी है। तो मैं यही वाली बात अगर यहाँ पे लिख देता हूँ अगर मैं यही वाली बात यहाँ पे लिख दूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ओपन सर्फेस यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इन ओपन सर्फेसेस टेक एनी वन नॉर्मल डायरेक्शन take any one normal direction as area vector direction and then solve the whole problem by the same direction। कहने का मेरा मतलब इतना सिंपल सा कि आपने एक क्वेश्चन जो उठाया है उस पूरे क्वेश्चन के लिए आपको कोई ना कोई इनमें से एक, या तो ये ऊपर वाली ले ली या नीचे वाली, दोनों एक साथ लेके कभी मत सवाल सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा सर ये तो ओपन सर्फेस के लिए, अगर हमारे पास में क्लोज सर्फेस आ गई तो? अब क्लोज सर्फेस सुन लो, क्लोज सर्फेस बहुत ईजी है पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें भी, तो इसे सुन लो। क्लोज सर्फेस में क्या होगा, तो मान लो आपके पास में यहाँ पे मैं क्लोज सर्फेस लिख रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास में क्लोज सर्फेस आ जाती है। क्लोज सरफेस मतलब 3D बॉडीज आ जाती हैं अगर आपके पास में। क्लोज का सरफेस का मतलब वो चारों ओर से बंद है, क्लोज सरफेस का मतलब और कुछ नहीं होता, उसका मतलब है चारों ओर से बंद होती है, ठीक है। अगर ऐसी सरफेस आ जाए क्लोज सरफेसेस, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास में, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्यूबॉइड ले लिया इस तरह से, समझना इससे अच्छे से।
एक क्यूबॉइड ले लिया, ठीक से आपने ले लिया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में तो कितने कितने फेसेस होते हैं, कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है ना। क्यूबॉइड में टोटल 6 सरफेस होती हैं, तो टोटल 6 एरिया भी तो आएंगे। जितने सरफेस उतने एरिया आएंगे, हाँ सर, जितने सरफेस उतने एरिया, तो उतने एरिया की डायरेक्शन में आएंगे, जितने सरफेस उतने एरिया उतनी डायरेक्शन। तो सुनो, क्या ये आपको एक सरफेस दिखाई दे रही है? हाँ सर। तो क्लोज सरफेस में हमेशा याद क्या रखना, अब क्लोज सरफेस में ऐसा कोई लोचा नहीं है कि अंदर एक कि आपका अंदर मतलब दो तरफ लेना है, आपको एक ही तरफ लेना होता है, वो हमेशा लेना होता है आपको। कैसे? आपको क्लोज सरफेस में हमेशा याद क्या रखना है सर, वो मैं लूंगा हमेशा नॉर्मल तो लेना ही है, परपेंडिकुलर तो लेना ही है, पर वो कैसे लेना है, हमेशा आउटवर्ड ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर जाती हुई डायरेक्शन लेनी है आपको। बाहर से मतलब कि आपका इस तरह से, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ये वाली सरफेस को कंसीडर करते हो, ये वाली सरफेस जो दिख रही है पीछे वाली, अगर इसको कंसीडर करते हो, तो इसमें क्या करना है सर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी। हाँ सर, ऐसी होगी। और आपको बाहर की तरफ लेना है, मतलब बाहर मतलब आपको इस तरफ लेना है। जितनी सर्फेसेस उतने एरिया और उतने एरिया की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से आप ये वाली डायरेक्शन बना सकते हो। कोई बच्चा बोलता है सर आपने ये वाली डायरेक्शन मतलब आप कोई और डायरेक्शन लेके मुझे एग्जांपल समझाओ, तो समझ लो। अगर कोई बच्चा बोलता है सर ये नीचे वाली सर्फेस को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, जो मैंने येलो येलो में इसको किया, अगर मैं नीचे वाली सर्फेस को कंसिडर करता हूँ अपना सरफेस, तो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या बनाऊंगा? तो सर देखो, पहली बात तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो नीचे आएगी, वो नीचे भी आ सकती है ऊपर भी आ सकती है। आपको कौन सी वाली लेनी है? आपको लेनी है जो बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ ये वाली है, तो आपको ये वाली एरिया की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। सिमिलरली कोई बोलता है सर ऊपर वाले के लिए, तो ऊपर वाले कुछ नहीं, ऊपर वाले को क्या करना है आपको, आपको इसके लिए बाहर की तरफ मतलब ऐसे डायरेक्शन लेनी होगी, ठीक है, ऐसे होगी। अच्छा, कोई बच्चा बोलता है सर आपकी दो साइड अभी बची हुई है, दो फेस अभी बचे हुए हैं, बिल्कुल बचे हुए हैं। अगर दो फेस अभी बचे हुए हैं तो मैं उनके लिए क्या करूंगा, तो सुनो, मान लो ये वाला सरफेस आपका, जो मैंने ये वाला पूरा इसको शेड किया, ये वाला है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा मैं बना रहा हूँ, एक्चुअली ये प्लेन की बाहर की तरफ है ऐसे, तो ये भी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। पीछे वाले के लिए ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे टोटल 6 सरफेसेस, तो टोटल 6 एरिया, और सबकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगी। जल्दी बता दो सबको, ये डायरेक्शन बनाना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो। किस तरह से डायरेक्शन बनाई जाती है, जल्दी से बता दो सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, कोई हार्ड चीज नहीं है। याद रखो, ये ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस का फंडा याद रखना, क्योंकि आगे भी मेरे ही काम आने वाला है। ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस का फंडा याद रखना, ठीक है, तो ये मेरे आगे काम आने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के मैंने आपके लिए जो नई बॉडी बनाता हूँ, मैंने आपके लिए एक स्फीयर बना दिया। मैंने आपके लिए क्या किया, आपका एक स्फीयर बना दिया, एक स्फीयर बनाता हूँ, मान लीजिए आपका ये स्फीयर हो गया। और मैं आपके लिए स्फीयर बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो सुनो, ये आपका स्फीयर हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें कैसे बनाना होगा आपको, परपेंडिकुलर, जो पहली बात हो परपेंडिकुलर। अब दिक्कत ये तो पूरी घूम रही है, इसको परपेंडिकुलर से बनाओगे, ये तो पूरी घूम रही है। हिमांशु जी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चल रहा है, उसमें हम आपका ये पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया वेक्टर ये पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये मान लो आपने स्फीयर बना दिया। अब इसमें आप क्या करते हो, कैसे आपका यहाँ पे तो कोई परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, तो परपेंडिकुलर एक छोटे छोटे पॉइंट लो, मान लो ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, तो यहाँ से जो लाइन बाहर निकलेगी, ये इस छोटे से पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर ऐसे हो गई, हाँ सर। तो हर छोटे छोटे पॉइंट उठाओ, ये छोटा सा पॉइंट उठाओ, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ऐसे बन जाएगा, हाँ सर। यहाँ छोटा सा पॉइंट उठाओ, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ऐसे बन जाएगा। तो इसके लिए क्या होते हैं, और मैंने क्या कहा, नॉर्मल होना चाहिए, पहली बात परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, और दूसरी बात आउटवर्ड, तो ये सब आउटवर्ड है ना, तो आपके सारे के सारे कैसे होने चाहिए, यहाँ पे छोटा सा बनाया एरिया, और इसके लिए आउटवर्ड ऐसे हो गया, यहाँ छोटा सा ऐसे बनाया, ये सब हो गया। और आसान बताऊं, तो हमेशा स्फेयर में ना रेडियस की डायरेक्शन बना दिया करो। देख रहे हो, ये रेडियस है, आउटर रेडियस की तरफ, ये रेडियस है, रेडियस को बस आगे की तरफ खींच दो, खत्म, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा रेडियस बनेगा, इस रेडियस को बाहर की तरफ खींच दो, यहाँ पे रेडियस ऐसा बनेगा, तो इसको ऐसे खींच दो, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं घुसना है, बहुत ज्यादा डीप में भी इस चीज को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन उतना आपके काम का नहीं है। तो जब क्लोज सरफेस आती हैं, उस केसेस में आपका एरिया वेक्टर क्या लिखना है, सिंपल, आपको उस केस में लिखना होगा सर, इन क्लोज सरफेसेस, एक सेकंड, अगर आपके क्लोज सरफेस आ जाए तो उसमें आपको क्या लेना, कुछ मत लेना, उसमें आपको लेना होगा, जैसे स्फीयर आ जाए, क्यूब आ जाए, तो जो आपका एरिया वेक्टर होगा, कंसिडर द आउटर नॉर्मल, कंसिडर द, एक सेकेंड, कंसिडर द आउटर नॉर्मल एस एरिया वेक्टर
डायरेक्शन। वो उस केस में क्या करना है, जब आपके पास में गलती से भी क्लोज सरफेस आ जाए तो उस केस में कुछ मत करो। उस केस में आप आउटर साइड जो आपकी जा रही है, आउटर जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर वो बाहर की तरफ है, उसको आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दे दोगे। आई होप कि हर बच्चे को ये वाली डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। आ गया ना, एरिया वेक्टर समझ आ गया ना, क्योंकि एरिया वेक्टर के बाद हम फ्लक्स पे आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब आपका फ्लक्स पे लौट के अब आते हैं फ्लक्स पे। ठीक है, फिर से एक बात मैं आपको बता दूं, अभी फ्लक्स ना अभी हम मैथमेटिकली पढ़ेंगे, फ्लक्स समझ में नहीं आएगा अभी। पहली बात तो फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स की फील क्या होती है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा टाइम दे दो, 5-10 मिनट और दे दो मुझे। ठीक है, वैसे भी आज की क्लास छोटी होने वाली है, क्योंकि मुझे सिर्फ प्लस खत्म करना है आज के दिन। कल हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सुनो। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबको समझ में आ गया, चलिए बहुत बड़ी बात। अब हम, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, एरिया वेक्टर समझ आ गया। अब हम आ रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये क्या होता है सुनो। जो जनरली हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किताबों में फाई ऐसे लिखा होता है, कुछ किताबें इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देती हैं, ऐसे कर लिख देती हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप फाई मान लो, ऐसे मानो, जैसे मानो वैसे मानो, ऐसे लिख देती हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, जो सबसे जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका फाई इज इक्वल टू आपका इंटीग्रल E.ds, E.ds इंटीग्रल। ठीक है, अब दो चार तो यही लुढ़क गए होंगे डीएस देखते ही, इन दो चार तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिख लुढ़क गए होंगे, फिर से इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, खैर आपको इंटीग्रेशन वाले सवाल नहीं करना है। अच्छी खुशी की बात यह है कि आपके एग्जाम में इंटीग्रेशन वाले सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से सवाल हार्ड हो जाते हैं। आईआईटी एडवांस में एक आध बार मुश्किल से आया होगा तो आया होगा, वरना इंटीग्रेशन सवाल नहीं आते हैं अक्सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना है आपको, किसी भी बॉडी के लिए होता है E.ds। अब इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कोई भी रैंडम सरफेस आपके पास में, कोई भी रैंडम सरफेस, चाहे वो 3D हो चाहे 2D हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये तो इस पूरे का एरिया क्या है, पूरे का एरिया तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि रैंडम बॉडी है। तो मैं रैंडम बॉडी का जब मुझे एरिया कैलकुलेट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, कोई छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, उसका छोटा सा पार्ट ले लिया। ठीक है, इस छोटे से पार्ट को क्या बोलता हूँ, डीएस। अब डीएस का डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डीएस की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह से। डीएस की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। ये होगी आपकी डीएस वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, मतलब छोटा सा एरिया तो छोटा सा एरिया वेक्टर। ठीक है, और मान लो आपका यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इस तरह से ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैं जब E.ds करता हूँ, ठीक है सुनो, जब मैं E.ds करता हूँ, सिर्फ मैथमेटिक्स सीख रहे हैं अभी, फील हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। जब मैं E.ds करता हूँ तो मुझे छोटा सा क्या मिलता है, d मिलता है। छोटा सा मतलब d का मतलब छोटा होता है, छोटा सा मुझे क्या मिलता है, छोटा सा फ्लक्स मिलता है। तो ये हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि सर अब मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे एरिया पे निकालना चाहता हूँ फ्लक्स, पूरे एरिया पे चाहता हूँ फ्लक्स। तो मैं क्या करूंगा सर, जोड़ दूंगा सारे फ्लक्स को जोड़ दूंगा। और मैथमेटिक्स में जोड़ने के नाम को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। मैथमेटिक्स में जोड़ने के नाम को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा 0 से लेके 5 तक इंटीग्रेट होगा। इसको तो मैं अभी कहीं से इंटीग्रेट कर ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे टोटल एरिया तो पता ही नहीं है। तो ये सिंपल, ये क्या निकल के आएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल E.ds निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सुनो आगे। अब तुम अगर ध्यान दो यहाँ पर, ये जो डॉट लगा है, तुम अगर ध्यान दो इस चीज पे, समझना अच्छे से। ये जो तुम्हारा डॉट लगा हुआ है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है डॉट प्रोडक्ट। तुम्हारा क्या है बच्चों, ये है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, करेंगे अभी फर्स्ट टर्म जाओ। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है आपका, स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट क्यों होता है उसका नाम, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है ना, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो कैसा होता है, स्केलर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है आपकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो मतलब यही क्वेश्चन पूछा था कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, तो स्केलर होती है, वेक्टर होती है, बहुत बच्चों वाला सवाल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, आई गेस समझ में आ भी गई होगी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट में बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, अलग अलग तरह से यूनिट देता है, यूनिट में बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो सुन लो क्या क्या यूनिट हो सकती है इसकी। ठीक है, तो सुनो, यूनिट में बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो जो यूनिट होती है इसकी फाई की, वो क्या है, ई इंटू एरिया लिखा है ना, तो ई की यूनिट क्या होती है सर, ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी। दूसरा, कभी कभी हम ई की यूनिट को वी बाय क्यू भी लिख देते, सॉरी वोल्ट बाय मीटर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसको हम कभी कभी वोल्ट मीटर भी लिख देते हैं, लेकिन ये वोल्ट मीटर बहुत ज्यादा कम देखी गई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कुछ बच्चे सही हुआ मंदी, वेरी गुड। कुछ बच्चे, मैं कंफ्यूजन खत्म करना चाहता हूँ, ये कंफ्यूजन मुझे भी कभी कभी अपने टाइम पे हुआ करता था, कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वेबर, वो बोलते हैं फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WB। ये सोचना पाप है पहली बात तो। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक बच्चों हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेबर जो यूनिट होती है वो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। मैं बोल दूंगा आपको, वेबर जो होती है बच्चों, इट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दोनों में बहुत फर्क है। वेबर जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नहीं होती। तो एग्जाम में एक बार ये पूछा था वेबर किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बच्चों को पता ही नहीं था, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो बहुत छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल बनते हैं, लेकिन एक गलती हम बच्चे ही करते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो ये होगा जनरल फॉर्मूला, जो कि हम क्या करते हैं, अगर छोटे छोटे एरिया हैं तो सबको जोड़ देंगे और उस हिसाब से हम इंटीग्रेट कर देंगे। पर इंटीग्रेट के सवाल आपका मतलब बहुत ही मैंने रेयरली देखा होगा कि भाई फ्लक्स में आपके इंटीग्रेट के सवाल आए होंगे। IIT एडवांस में एक आध बार मुश्किल से आया हुआ, लेकिन मेरे से मैं जानता हूँ इसके सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है और इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब सुनो आगे की बात करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि फाई अगर E डॉट DS है, ठीक है, इसका इंटीग्रल हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपके सिलेबस में मेनली क्या है, आपके सिलेबस में है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, जनरली मैक्सिमम सवाल इसके आते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसी पे हम सारा फोकस करेंगे। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए कभी, तो उस केस में इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि E क्या हो जाएगा आपका, E कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट तो क्या मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हो। तो उस केस में क्या फाई इज इक्वल टू बाहर आ जाएगा E डॉट के साथ में, ठीक है। अंदर क्या बचेगा आपका, बचेगा अंदर DS बचेगा यहाँ पे, हाँ सर बिल्कुल बचेगा। अब ये क्या है, किसी छोटे छोटे एरिया को जोड़ता रहूंगा, छोटे एरिया को जोड़ता रहूंगा, तो टोटल आपको क्या मिल जाएगा। अगर मैं छोटे एरिया को जोड़ता रहूंगा तो नेट, या फिर आप 0 से लेके S तक इसको इंटीग्रेट कर दो, या फिर बोल सकते हो छोटे एरिया को जोड़ता रहूंगा टोटल एरिया मिल जाएगा आपको। तो यही चीज क्या निकल के आ जाएगी आपकी, फाई इज इक्वल टू E डॉट S आ जाएगी। अब डॉट में कर रहा हूँ तो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट में कर रहा हूँ तो डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका ES cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों फॉर्म में याद रखो इस फॉर्मूले को, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा याद रखना है E/S cos थीटा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है, ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है इन द केस व्हेन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। लेकिन आपके लिए क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ही आते हैं, तो आपको परवाह करने की जरूरत नहीं, आपको ये याद रखना है फॉर्मूला फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ES cos थीटा, जहाँ पे E का मतलब क्या है, जहाँ पे E का मतलब है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चा बच्चा जानता है तो, ठीक है। यहाँ पे S का मतलब क्या है आपका, S का मतलब हो जाएगा आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। और थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन, थीटा विल बी योर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड S वेक्टर, दोनों के वेक्टर के बीच का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड S वेक्टर, मनदीप जी हो पाए तो एक बार कल की यूट्यूब वीडियो देख लेना, कुछ बताया नहीं मैंने खासकर, कौन कहाँ से नहीं सुना आपने, कहाँ से नहीं सुना आपने मनदीप जी, ठीक है। तो देखो, तो ये होता है, एक तो पहली बात बच्चों को एरिया एंगल में डाउट आता है कि एंगल कौन सा होगा, ये तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, एंगल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एस के बीच में, मतलब कि मान लो आपका इस तरह से है इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे, ठीक है, और आपका कहीं पे है एस इस तरीके से, ठीक है, और मान लीजिए ये है आपका कोई एक्स वाई जो भी मानना है मान लो, तो आपको थीटा कौन सा लेना होगा, आपको बच्चों थीटा लेना होगा इनके बीच वाला, तो थीटा कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा,
ठीक है, तो इसको लेके चलना है आपको। थीटा, थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मनदीप जी पूछ रहे हैं कैसे आई इस क्वेश्चन? कुछ नहीं आया बेटा, मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला होता है मेरा, ठीक है, ई डॉट डी एस होता है, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली मेरे जो सवाल होते हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ही आते हैं, जो मेरे मैक्सिमम एग्जाम में सवाल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको समझ नहीं आया वापस समझ लो। फिर क्या होगा, अगर ई कांस्टेंट होगा, ई बाहर निकल के आ गया, इसको इंटीग्रेट करूंगा, अब छोटे छोटे एरिया को जोड़ते जाऊंगा तो टोटल एरिया मिल जाएगा जीरो से लेकर एस तक। तो ई डॉट एस आ गया। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को मैं कर सकता हूँ ई एस कॉस थीटा। तो ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या है, सरफेस एरिया, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एस वेक्टर। और बाकी एंगल वेंगल तो पता ही होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज है, आप देख के बता भी सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस पे हम करते हैं एक सवाल, सुनना, बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ है और हर एग्जाम में बच्चों के पूछा जाएगा क्वेश्चन है ये। मान लीजिए आपके पास में क्या है, इस तरह से आपने एक डिस्क ले ली, इस तरह से आपने एक डिस्क ले ली, ठीक है, ये डिस्क है आपके पास में, जिसका रेडियस आपको दे रखा है बच्चों, जिसका रेडियस आपको दे रखा है 2 मीटर दे रखा है मान लीजिए, ठीक है। और आपको बोल रखा है कि आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ना बोला जाए ना तो सवाल में आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानते ही हो, ठीक है। ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहाँ से, और इस तरह जा रही है, इस तरह जा रही है कि इसकी ई की जो वैल्यू है वो भैया 2 वोल्ट्स पर मीटर है, ठीक है, या न्यूटन पर कूलम है। वो इस तरह जा रही है कि वो आपका ये वाला जो एंगल बना रही है, ये जो एंगल बना रही है इसके साथ में, सरफेस के साथ में, वो एंगल बना रही है आपका 30 डिग्री। मतलब अगर मैं इसको अलग से दिखाना चाहूँ तो इस तरह से आपका सरफेस है, ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये एंगल बना रही है सरफेस के साथ में, 30 डिग्री एंगल बना रही है। क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता दुनिया में। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ क्या होगा, निकालो, आपको निकालो, मैं ऑप्शन देता हूँ तब तक देखते हैं कौन बच्चा आंसर निकाल पाता है। बिना ऑप्शन के भी आंसर आना चाहिए, पर देखते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, ऑप्शन तो आपने सबने देख ही होंगे, बिना ऑप्शन के वैसे क्वेश्चन कर सकते हो, तो कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं। लेकिन देखो, मैक्सिमम जनता के आंसर ए और बी में से आ रहे हैं। अमन जी का आंसर है 4√3π। मैक्सिमम जनता के आंसर ए और बी में से आ रहे हैं, ठीक है। तो सी और डी तो मैं वैसे भी आंसर है, लेकिन तुम देख रहे हो अच्छे अच्छे बच्चों के भी आंसर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एक अच्छे बच्चों के आंसर, किसी का बी भी आ रहा है, कुछ बच्चों अच्छे बच्चों का आंसर ए भी आ रहा है, तो मतलब साफ सी बात है, दोनों आंसर तो नहीं होंगे। और ये मैं बता देता हूँ, हर साल मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ क्लास में, हर साल बच्चे इसको गलत करते हैं क्लास में। क्या गलत करते हैं वो सुनो। तो बच्चों, आपका ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, कि मैंने वापस बनाता हूँ ये, ठीक है। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने सीधा सीधा फॉर्मूला उठाया और फॉर्मूले में क्या लिख दिया, सर वाई क्या होता है, वो होता है ई एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ई कितना है सर, 2 है, ठीक है। ई कितना है, 2 है। एस कितना है, पाई इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस कॉस 60, सॉरी कॉस 30, ठीक है। बस वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल दो। तो 2π इंटू 4 इंटू √3/2, 2 कटा और आपका आंसर आ गया 4√3π, ठीक है। अगर आपने ऐसा अपनी कॉपी में किया है, कॉपी में जरूर करना, और ये आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा गलत, और ये पाप है, ठीक है, सुपर पाप है, पाप की श्रेणी में भी रखता मैं इसको, तो मैं तो इसको सुपर पाप की श्रेणी में रखता हूँ, ठीक है। क्यों है ऐसा, क्योंकि आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। बच्चों आसान क्वेश्चन है, इसका मतलब तुम्हें दिमाग लगाना बंद कर दोगे, कुछ तो अच्छा भी पूछेगा ना, तो दिमाग क्या ही लगाया आपने, ठीक है। जैसे ही तुम्हें दिख रहा है ना ये गोबर से बना हुआ है, वैसे दिमाग का तुमने इस्तेमाल किया। अब सुनो, तुमने क्या गलती करी। तो गलती हुई कि सर आपने इस तरह से जो सरफेस दिया है, दे दिया, तुमने एस तो कर दिया, पर एस वेक्टर नहीं बनाया ना। मैंने क्या बोला था, जो थीटा आप लेते हो ई एस कॉस थीटा में, जो थीटा लेते हो बच्चों, वो एंगल बिटवीन ई एंड एस होता है। तो पहले एस वेक्टर कहां पर है ये तो बनाओ, एस वेक्टर तो ऐसे होगा ना, गधेड़ो, ये होगी ना एस वेक्टर की डायरेक्शन, क्यों, परपेंडिकुलर होगी ना ई के, हाँ सर होगी तो है। तो ये होगी आपकी एस की डायरेक्शन, ठीक है, ये होगी एस, एस की डायरेक्शन ये, और आपकी ई की डायरेक्शन, ई ऐसे दे रखा है आपको, ये हो जाएगा ई, ठीक। अब मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों,
आपको एंगल तो ये वाला दे रखा है ना गधेड़ों, एंगल तो ये वाला दे रखा है ना, ये वाला एंगल दे रखा है ना। अभी ये वाला एंगल दे रखा है तो आंसर कैसे ये थोड़ा ना एंगल लेना होता है, एंगल तो इनके बीच का लेना होता है। एंगल तो आपको ई और एस के बीच का लेना होता है ना। आपका 60 डिग्री होगा ना एंगल, तो आपका एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अरे आ रही समझ में गलती, ध्यान दो यहाँ पे। बच्चे ये गलती करते हैं, आसान क्वेश्चन देख के जल्दी जल्दी में आंसर निकालने की तो गलती करके आते हैं। तो आपको थीटा को 30 डिग्री नहीं लेना, थीटा को आपको 60 डिग्री लेना है। अब करो आप फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, और फाई में रखो 2 इंटू, कुछ बच्चे और बड़े बड़े पाप करते हैं, कुछ बच्चे देखते हैं ना यहाँ पे रेडियस 2 दे रखा है तो वो एरिया की जगह पे 2 रख के जाते हैं, पता नहीं वो कैसे पाप है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 2 का स्क्वायर कॉस 60 डिग्री लिखोगे ना। मनदीप जी आप बाद में भी गलती मार रही हो, ठीक है, इंटू 1/2, 2 से 2 गया, आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 पाई आंसर होगा। यानी आंसर क्या होगा आपका, बी आंसर होगा। समझ में आई गलती की नहीं आई, देखो आसान क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी करके आ जाओगे वहां पे। गलती समझ में आई कि नहीं आई, गलती समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसी गलतियां बहुत होती हैं बच्चों आपसे, पर ऐसी गलतियों को सुधारना भी आपका ही काम है। ठीक है, और ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, ये गलती करे जाते हैं बच्चे। चलो कोई बात नहीं, गलती करोगे सीखोगे कैसे बनना। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का कुछ। देखो हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो समझो, मान लो मैंने फिर से आपको वही डिस्क ले ली, ठीक है, इसी तरह से वो डिस्क ले ली, और अब मैंने क्या किया, अब मैंने ना इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। देखो इसको सवाल को दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैंने बोल रखा है सवाल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल बोला मैंने, सरफेस एरिया के पैरेलल नहीं बोला। यानी अगर मैं इसी डायग्राम को ऊपर से अगर देखता, अगर इसी डायग्राम को मैं ऊपर से दिखता ना, तो ऊपर से क्या दिखता मुझे कि भाई ऊपर से तो मुझे गोल दिखता और नीचे एरिया दिखता सरफेस, और ऊपर से अगर मैं इसको देखता तो मुझे ऐसे दिखता कि भाई ऐसे जा रही लाइंस पैरेलल टू सरफेस, ये ऊपर देखने का तरीका है। ठीक है, तो मस्त यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे ही है, तो वापस सवाल यही है क्या, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जल्दी से आंसर बता दो, बिना पेन उठाए आंसर आ जाए तो मजा आ जाए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जल्दी बताओ। निखिल का आंसर आया है 0, अर्षित जी का आंसर आ रहा है 0, बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन कैसे दे देगा, ऑप्शन दे देगा ई इंटू एस, सिंपल, मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका माइनस ई इंटू एस दे देगा, सी ऑप्शन दे देगा आपका 0 दे दिया मान लो, और डी ऑप्शन दे दिया आपका ई इंटू एस बाय 2, आधी हो जाएगी। तो बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बाकी बच्चों को, शुमाइला जी का आंसर 0 आ रहा है, सही है। इंशा जी का आंसर कॉस 90, अरे वाह। ठीक है, तृप्ति का आंसर 0, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इसका आंसर होगा बच्चों 0। अब वो जो पहली वाली गलती करने पर थी तो समझ में आ गया होगा ना। तो सिंपल सी बात क्या है सर, आपने इस बार एरिया इस तरह से क्यों लिया है, सरफेस तो ऐसे है लेकिन सरफेस एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा ना। हाँ सर, यानी एस वेक्टर ऐसे होगा, एस वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एक कोई भी एक लाइन ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, हाँ सर ऐसे जा रही है। दोनों के बीच का एंगल क्या है सर, 90 डिग्री, और एंगल जब 90 डिग्री तो आप सिंपल फाई क्या लिखोगे, ई एस कॉस 90 डिग्री, बाहर में जाओ, ई की वैल्यू क्या है, बाहर में जाओ एस की वैल्यू क्या है, तुम्हें कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो फाइनल आंसर फाई का क्या निकल के आएगा आपका 0 निकल के आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बच्चे कभी कभी छोटी मोटी गलती करके आ जाते हैं, उन गलतियों से बचना है और आंसर सही निकाल के आना है। चलिए अब एक अच्छे क्वेश्चन चलते हैं अपन, एक अच्छे क्वेश्चन चलते हैं। सुनो, मैं इस क्वेश्चन की तुम्हें पूरी पीएचडी कराऊंगा, इस क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट करवाने वाला हूँ ना, कहीं कोचिंग में पढ़ोगे, कहीं किसी भी जगह पढ़ोगे ना, तो आपको इसकी पीएचडी नहीं करवाएगा, करवानी चाहिए एक बार कम से कम, जरूरत नहीं है। ठीक है, टीचर तुम्हें उतना उतना बताता है जितना काम का है, लेकिन मैं तुम्हें इसमें पीएचडी करवाऊंगा। अब सुनो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको इस तरह दे दिया कि भाई आपको एक क्यूब दे दिया, एक तरह से क्यूब हो क्यूबॉइड हो तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं, आपको एक यहाँ पे एक तरह से वो दे दिया, क्यूब दे दिया। ठीक है, तो मुझे बनाने दो अच्छी सुंदर सा बैकग्राउंड, इस साथ खेलने वाला हूँ बहुत तगड़ा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा क्वेश्चन करके, और अगर तुम्हारा मन है फिजिक्स पढ़ने का तो यहाँ तुम फिजिक्स पढ़ोगे।
और इतनी अच्छी सी चीज सीखोगे यहाँ पे, मजा आ जाएगा तुम्हें जिंदगी का कि सर अब कुछ पढ़ा है, ऐसा लगा। मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली फिर से, मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली ऐसे। उन्होंने बचपन में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक पढ़ी होगी, वो 1 सेकंड में इसका आंसर बता देंगे, 1 सेकंड में ज्यादा हो जाएगा टाइम उनके लिए, जिन्होंने बचपन में इलेक्ट्रिक। मैं भी बताऊंगा वही मेथड, 1 सेकंड वाला मेथड मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पर वो बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रही है, ठीक है। और आपको एक क्यूब दे रखा है, क्यूब का क्यूब ऑफ एज ए ले लो, एज का मतलब एक साइड की लेंथ ले लिया। सवाल है सिंपल सा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ आंसर क्या होगा। आपके पास में 2 मिनट, 2 मिनट में अगर निकाल सके तो निकाल लो, नहीं निकाल सके कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा है मैं करवाऊंगा। आपके पास में 2 मिनट, करके दिखाओ क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, आपका इस क्यूब के सारी की सारी सरफेसेस को अलग अलग बना दिया। जैसे ये सरफेस है, इसको ये वाली ये रही, ऊपर वाली ये रही, तो मैंने क्या किया, सारी सरफेस को अलग बना दिया। मैं वही वाली बात बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपको पीएचडी करा दूंगा अभी। आप लोगों का अलग अलग आंसर आ रहे हैं, किसी के बच्चों का आंसर 0 आ रहा है, किसी का 5/2 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है। अभी खत्म हो जाएगा सवाल, डाउट, ठीक है। और फिर मैं इस सवाल को थोड़ी देर बाद रुक जाना, बस 15 मिनट रुक जाना। 15 मिनट में आपको एक और ऐसा मेथड बताऊंगा ना कि आपने तो क्वेश्चन देख लिया ना और आंसर नहीं निकाल दिया तो बता देना, नाम चेंज, अपना नाम चेंज कर देना कि भाई हमने सर से पढ़ाई थी। अब सुनो, ये मैंने सब पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके लिए सेम है, यूनिफॉर्म है ना। अब सबके लिए मैं एरिया वेक्टर बनाता हूँ। तो जब मैं इस वाले के लिए एरिया वेक्टर बनाता हूँ तो मैंने क्या कहा था, क्योंकि आपकी कैसी बॉडी है, 3D बॉडी है, मतलब क्लोज सरफेस है, तो उसके लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, ठीक है। मान लो मैंने एस ले लिया होगा, तो सारे एरिया बराबर होंगे एस, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा आपका 180 डिग्री। एक बार मैं सारे एरिया वेक्टर बनाता हूँ, सब बीच का एंगल बनाता हूँ। ऊपर वाले के लिए क्या होगा, ऊपर वाले के लिए एरिया वेक्टर ऐसा होगा, एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। नीचे वाले की बनाता हूँ तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल होगा, तो ये हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर 90 डिग्री। इसके लिए बनाता हूँ तो इसके लिए आपका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो इनके दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, पैरेलल है ना, तो एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपका इस तरह से होगा एस वेक्टर, अभी भी 90 डिग्री है, ध्यान रखना। ये बॉडी 3D है, सरफेस इस तरह से, इसमें आपका सरफेस जो एरिया है वो इस तरफ है, देखो जैसे मान लो इस सरफेस मेरा हाथ देखो, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से तो वो भी 90 है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, इसमें एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और इसके इसके बीच में क्या एंगल होगा 90 डिग्री। चलिए सारे समझ में आ गए, कोई भी किसी को दिक्कत, मान लीजिए 0 है, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत, ये सारे जो एंगल बनाए किसी को कोई दिक्कत, बताओ जल्दी से, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, नहीं, चलो। अब सुनो, अब मैं क्या करता हूँ, सबका अपना अपना फ्लक्स निकालता हूँ, सबका क्या करता हूँ, अपना अपना फ्लक्स निकालता हूँ। देखो यहाँ पे अगर फ्लक्स निकालता हूँ, एंगल क्या है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल ई इंटू एस हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, समझ जाओगे। यहाँ पे जब लिखता हूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे फ्लक्स क्या होता है 0 हो जाता है, कॉन्स्टेंट 0 होता है ना। यहाँ पे क्या होता है फ्लक्स, यहाँ पे 90 डिग्री है 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है 0 हो जाएगा। अब बताइए कॉस 180, बच्चों को पता होता है कॉस 180 डिग्री क्या होती है, -1 होती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे फाई क्या निकल के आएगा आपका, -e इंटू एस निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सारे फ्लक्स को जोड़ देता हूँ, नेट फ्लक्स निकालना है ना मुझे, मैं सारे प्लस को जोड़ दूंगा, तो मैंने लिया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -es, ठीक। बाकी सब 0 है, 4 0, और तो आखिरी क्या है ई एस है, पर ये +es ये -es, फाइनल आंसर 0। जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं आया। पीएचडी करा दी मैंने, हर एक सरफेस को निकाल के बताया, ठीक है, हर सरफेस को निकाल के बताया, और ये यही चीज है पढ़ने वाली, यही चीज है कि भाई सर आज हमने फिजिक्स पढ़ी, ठीक। जनरली बाकी टीचर क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं वो सुन लो, वो भी गलत नहीं बता रहे, वो क्या बताते हैं, उससे इतना बोलते हैं, देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे घुस रही है, ठीक है, और यहाँ से निकल रही है, बाकी जगह से तो घुस भी नहीं रही, बाकी जगह से निकल भी नहीं रही, तो उनके बारे में सोच भी क्यों रहे हो, हम बात तो सही बोल रहे हो सर आप, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए सर ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ सर बाकी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड ना घुस रही ना निकल रही, तो बाकी चीजों को कंसिडर ही मत करो, बात तो आप भी सही बोल रहे हो, मत करो कंसिडर, ठीक है। तो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सर यहाँ पे क्या है, थीटा 180 है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा -es,
यहाँ पे फाई क्या है, यहाँ पे फाई आपका 0 डिग्री है, सॉरी फाई नहीं, थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई ई एस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ई एस और ई एस -6 कर देंगे तो नेट फाई का आ जाएगा 0। वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन बाकियों में 0 क्यों आ रहा है? इसका रीजन ये नहीं कि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर नहीं रही, इसका रीजन ये है कि वहां पे एंगल क्या है, 90 डिग्री है। आई बात सुनने, दोनों मैंने बता दिए। ये भी, ये मैक्सिमम टीचर ये बता के जल्दी छुट्टी कर देते हैं, भाई जल्दी खत्म करो सवाल को, इतना ज्यादा डीप में समझे, क्योंकि इतना मिल जाएगा ना पीएचडी करने में, पहली बात तो टाइम लगेगा, पहली बात बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात क्या है कि भाई कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आया गलती से, तो ये 3D समझने के क्या चल रहा है, सितारे चमक के आ गए, ठीक है। पर मेरे साथ ऐसा है नहीं, मैं तो सब कुछ समझाना, दोनों तरीके से समझा दिया, दोनों तरीके सही है, कोई गलत, मैं ये नहीं बोला कि टीचर समझाने वाले टीचर गलत है, गलत बिल्कुल नहीं है, तरीका ये भी सही है। बस ये जो बोल देते हैं ना कि इलेक्ट्रिक यहाँ से निकल नहीं रही तो उसको लेंगे नहीं, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। पर चलता है, तो आपको कौन सा पीएचडी करनी थी, ठीक है। अंत वाला तो सब वाला आंसर 0 आ गया। चलिए, तो इसके साथ में आपका इलेक्ट्रिक प्लस की जो छोटी छोटी बातें थी वो हमने यहाँ पे खत्म कर ली है। अब बच्चों अपना नेक्स्ट चीज जो पढ़नी है हमको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पढ़नी है। अब एक बच्चा मुझसे पूछ सकता है, एक बच्चा मुझसे पूछ सकता है, और जेन्युइन डाउट भी है, जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, पर आपने ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ना बहुत ज्यादा वो कर दिया, मैथमेटिकल कर दिया, मुझे फील ही नहीं आई इसकी। फील ही मतलब, सर देखो जैसे आपने ना इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें समझाया था तो समझा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्रभाव होता है एक चार्ज का, कि उसके आसपास उसके एरिया में उसका कितना प्रभाव है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हाँ, ठीक है। आपने जब हमें डायपोल समझाने की कोशिश की तो आपने बताया था कि डायपोल आप मॉलिक्यूल्स में देखते हो कि यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, यहाँ माइनस चार्ज होता है। फिर जैसे आप कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे प्लस कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी यहाँ पे माइनस कैरेक्टरिस्टिक हुआ, यहाँ प्लस कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो हमें फील आ रही थी थोड़ी बहुत, हाँ कुछ फील तो आ रही थी डायपोल की। लेकिन यहाँ कुछ फील ही नहीं आई, आपने तो फ्लक्स को बस मैथमेटिक बना कर रख दिया, थोड़ी फील दिला दो। तो चलो अब हम आपको फील दिलाते हैं, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बच्चे का डाउट है सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, पहले तो ये बताओ, मतलब क्या है ये एक्चुअली में, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, है क्या ये, ठीक है। सिर्फ मैथमेटिक्स होती है क्या, सिर्फ फॉर्मूला रख लो आंसर निकाल लो, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होता है फ्लक्स, इसको हम लिखना चाह रहे हैं, ये भी प्रैक्टिकली फ्लक्स होता क्या है, मतलब ये समझा दो बस, ठीक है। तब तो हमें फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। फिजिक्स अगर हम फिजिक्स को भी हम रटने लग गए तो फिर तो मजा नहीं आएगा फिजिक्स पढ़ने में। तो फ्लक्स होता क्या है, फील क्या है इसकी, ठीक है। हम देखने वाले हैं इसकी फील क्या है, तो फील समझो, बहुत बड़ी फील नहीं, बहुत छोटी सी फील है, और एक बार में समझ में भी आ जाएगी, तो सुनो। तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक प्लस का मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक प्लस का सिंबल का मतलब होता है, इट इज इट इज द नंबर ऑफ इट इज द नंबर ऑफ ELOF। याद है ELOF क्या थी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर मैंने ELOF पहले पहले नहीं पढ़ाई होती तो यहाँ पे उसका नाम नहीं ले पाता मैं। इट इज द नंबर ऑफ ELOF, और ELOF का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना। इट इज द नंबर ऑफ ELOF और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग या पासिंग अ सरफेस एरिया, ये होता है मतलब। सर मतलब अभी समझ में नहीं आया क्या होता है, बताते हैं, रुक जाओ एक सेकंड और। ये बोल रहा है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ELOF आपकी किसी सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही है, उसको हम बोलते हैं आपका उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको बोलते हैं। मतलब सर, अब आपके पास में दो तरह के सरफेस एरिया है। अगर हम बात करें पहले ओपन सरफेसेस की, ठीक है, पहले अगर हम बात करें आपकी ओपन सरफेसेस की, ओपन सरफेस में क्या होगा, आपको लेना है बस एक ये वाली बात बताना चाह रहा हूँ कि ओपन सरफेस मान लो इस तरह से आपकी एक सरफेस है, ठीक है, एक सेकेंड, मान लो आपकी इस तरह से एक सरफेस है, डिस्क टाइप की ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज है। अब प्लस क्यू चार्ज से क्या बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, ELF निकलती है। हाँ सर, एक ऐसे निकल गई, एक ऐसे निकल गई, एक ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, अब और भी तो लाइन निकलेंगी, एक ऐसे की निकल गई, ये जस्ट बाहर से निकल गई, लेकिन कुछ लाइन के अंदर से भी तो घुसेंगी। हाँ सर, अंदर से भी घुसेंगी, ठीक है, ऐसे गुजरती जा रही है, ऐसे गुजरती जा रही है, ऐसे गुजरती जा रही है, ऐसे बहुत सारी लाइन गुजर रही है यहाँ से। वैसे तो इनफाइनाइट होंगी, लेकिन जितनी लाइन आपको दे रखी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर देखो प्लस क्यू चार्ज से ना तो बहुत सारी लाइन निकल रही है, प्लस क्यू चार्ज से ना बहुत सारी लाइन निकलती है, मुझे दिख रही है, देखो इतनी सारी लाइन निकल रही है, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही लाइंस हैं जो आपके
इस वाले एरिया को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। वापस सुनो, मैं कह रहा हूँ कि प्लस क्यू जो चार्ज है, प्लस क्यू जो चार्ज है उससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, बहुत सारी ईएलएफ निकलती है, लेकिन उनमें से बहुत कम लाइंस हैं जो इस एरिया को क्रॉस करके जा रही है। जो लाइंस इस एरिया को क्रॉस करके जा रही है, जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया को क्रॉस करके जा रही हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आई बात समझ में? अब तुम एक बात पे गौर करोगे ना कि सर जब आपने फॉर्मूला लिखा था तो उसमें आया था क्या, ई इंटू एस आया था ना, ई एस कॉस्ट आया था ना। तुम सिर्फ ई और एस को मल्टीप्लाई करके देखो, मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वही तो किया है कि कितने एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, हमने इसलिए वहां पर फॉर्मूला ये लिखा था। कितने एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। फील्ड समझ आ गई? जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मैंने बोला कि सर यहाँ पे 5 लाइन्स आर क्रॉसिंग। मैंने बोला है सर यहाँ पे 5 लाइन मुझे क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है, तो इस जगह पे मैं 5 की वैल्यू क्या ले लूंगा, 5 ले लूंगा, खत्म, आंसर। आंसर इस जगह में मैं 5 के ले लूंगा, 5 ले लूंगा, 5 की वैल्यू कुछ नहीं है। 5 का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक प्लस का मतलब होता है कितनी लाइन आपकी किसी सरफेस एरिया को क्रॉस कर सकती है, उसको मैं बोलता हूँ आपका उसको मैं बोलता हूँ आपका इलेक्ट्रिक प्लस। आई बात समझ में? देखो सर, लेकिन जब आपके पास में आएगी, जब आपके पास में आएगी क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस में थोड़ा ध्यान देना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कृपया करके ध्यान देना, क्लोज सरफेस में ध्यान दो। तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट करूंगा, पर उसको क्लियर भी मैं ही करूंगा। क्लोज सरफेस मतलब 3D बॉडीज जो चारों तरफ से बंद होती है, पैक्ड होती है। क्लोज सरफेस में फाई अभी भी ये कहलाएगा क्या, नंबर ऑफ ई एल ओ एफ क्रॉसिंग। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। थोड़ी दिक्कत क्या है, अब देखो, ये जो ओपन सर्विस होती है ना, एक गेट की तरह है। गेट मतलब आप किसी गेट में घुस रहे हो और निकल रहे हो, घुस रहे हो और निकल रहे हो, उसकी तरह है। ठीक है, गेट पतला सा होता है, ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि भाई इतना मोटा गेट होता है, वो बहुत मोटा गेट होता है। गेट पतला होता है, आप निकल गए, उसके नीचे चले चलेंगे। लेकिन क्लोज सर्विस के साथ दिक्कत है। क्लोज सर्विस के साथ दिक्कत क्या है कि क्लोज सर्विस थोड़ी मोटी होती है। क्लोज होगी तो थोड़ी सी मोटी होगी ना, इधर की सर्विस होगी, इधर की सर्विस होगी, हर जगह सर्विस होती है। तो उसमें दिक्कत ये है कि कहीं से घुसेगी, क्या पता दूसरी तरफ से निकल ही ना पाए, अंदर ही रुक जाए कुछ, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। हाँ सर, तो उस केस में हम थोड़ा सा नया फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन सिर्फ फ्लो सर्विस में वो क्या होता है, वो होता है आपका नंबर ऑफ ई एल ओ एफ, या सिंपल नंबर ऑफ लाइंस गोइंग आउट माइनस नंबर ऑफ ई एल ओ एफ, या सिंपल लाइंस भी बोल सकते हो, गोइंग इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन याद रखना सिर्फ फ्लो सरफेस के लिए इस फॉर्मूले को याद करना है, और किसी को नहीं, और ये याद ही करना है। ठीक है क्या, नंबर ऑफ ई एल एफ गोइंग आउट माइनस नंबर ऑफ ई एल एफ गोइंग इन, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। मैंने आपको वाला एग्जाम्पल करवाया कि नहीं करवाया, करवाया था ना एग्जाम्पल, स्क्वायर वाला करवा दिया था ना। हाँ ठीक है, स्क्वायर वाला एग्जाम्पल करवा दिया था, और क्यूब वाला एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है, तो उसमें वापस लूंगा अभी। ठीक है, अब सुनो, तो ये हो जाएगा आपका, ये याद रखना 3D सरफेस के लिए या फ्लो सरफेस। अब सुनो, आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले करवाया था, आपको अभी अभी याद होगा, बस अभी थोड़ी देर पहले करवाया, जिसमें मैंने आपको पीएचडी करवाई थी। पीएचडी वाला सवाल आपको याद होगा, ठीक है, पीएचडी वाला सवाल मैं वापस कर रहा हूँ। पीएचडी वाले सवाल पे हम नोट करा दें बच्चों, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सुनो, पीएचडी वाले सवाल पे हम क्या बोलते हैं, अब मैं तुमसे कुछ समझाता हूँ। वो ये सवाल एक चुटकी में, अगर तुमने सिर्फ देख के आंसर ना निकाल दे तो बता देना। मैंने बोला देखो, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सवाल आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही आते हैं। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब क्या ये आपकी जो बॉडी है, ये जो सरफेस है, वो कैसी सरफेस है, क्या क्लोज सरफेस है? हाँ सर, ये आपकी क्लोज सरफेस है। पहली बात तो देख के सबसे पहले पहुंचाना है, क्या है, क्यूब है। क्यूब कैसी सरफेस होती है आपकी, क्लोज सरफेस या 3D बॉडी। ठीक है, हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। अब क्लोज सरफेस के केस में जो आपका फाई का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ लाइंस, या ईएलएफ, ईएलएफ लाइन तो होती है, गोइंग आउट माइनस नंबर ऑफ लाइंस गोइंग इन। ठीक है, बिल्कुल सर, यही होता है। अब देखते हैं, अब देखो इसको देखो,
इसमें से इस सरफेस में से, पूरे सरफेस में से या पूरे बॉडी में से कितनी लाइन बाहर जा रही है? सर देखो ये वाली लाइन बाहर जा रही है एक, ये वाली लाइन बाहर जा रही है, ये वाली लाइन बाहर जा रही है, ये वाली लाइन बाहर जा रही है, तो 4 लाइन क्या हो रही है? बाहर जा रही है। ठीक है। अच्छा कितनी लाइन अंदर घुस रही है? तो सर जो लाइन बाहर निकलेगी वो कहीं से घुसी भी तो होगी, तो ये लाइन अंदर घुस रही है, ये लाइन अंदर घुस रही है, ये लाइन अंदर घुस रही है, ये लाइन अंदर घुस रही है। हाँ सर ये लाइन अंदर घुस रही है। कितनी घुस रही है? 4 अंदर घुस रही है। और 4 - 4 क्या होता है बच्चों? मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होगा 4 - 4 0 होता है। तो आंसर क्या हो गया? 5 का 0 हो गया। सोचो। अब जाते हैं पीएचडी वाले ऑप्शन सोल्यूशन पे। ये क्वेश्चन में पीएचडी से क्या था? आंसर क्या आया था? 0। पर वो पीएचडी से आया तो वो रियल फील्ड थी, वो रियल मेथड था, लेकिन उससे आंसर भी 0 आया था। और वही आंसर जब तुमने सिर्फ देखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आंसर 0। देख लो क्या मजाक कर रही जिंदगी आपके साथ में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बता दो। समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ। आंसर 0 कैसा है? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि बाद में सिर्फ आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर निकाल दोगे। इंशा जी कभी समझ नहीं आते थे क्वेश्चन? ठीक है। इंशा जी कमाल कर दिया। ठीक है, अब समझ आ गया ना कैसे करना है इस क्वेश्चन को? कुछ नहीं करना, बस देखा आंसर आने ऐसे क्वेश्चन है ये। ठीक। चलो अब इस पे प्लस पे एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, वो बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते आते नहीं है। ठीक है। प्लीज, मैंने क्या कहा था, तैयारी करने का तरीका क्या होता है? आज जाके फ्लक्स के क्वेश्चन करना। ठीक है, फ्लक्स के क्वेश्चन करना। गॉस लॉ के मत करना, अभी गॉस लॉ हम कल पढ़ेंगे आपको। तो एग्जाम्पल सुनो, क्वेश्चन है आपका इस तरह से, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। चलो मान लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है आपका +2 का। ठीक है। और इसके पास यहाँ पे रखी है एक सरफेस, और यहाँ पे रखी है एक सरफेस। इस तरीके से ये मान लो सरफेस S1 है, ये मान लो सरफेस S2 है। सवाल है तुमसे पूछा गया कि भाई सरफेस S1 सरफेस से जो आपको फाई मिलता है वो फाई 1 होता है, S2 सरफेस से जो फाई होता है वो आपको फाई 2 मिलता है। सवाल है सिंपल सा कि कौन किससे बड़ा है। मतलब ऑप्शन आपको इस तरह दे रखे होंगे कि फाई 1 इज ग्रेटर देन फाई 2। बी ऑप्शन आपको दे रखा होगा फाई 1 इज लेस देन फाई 2। सी ऑप्शन आपको दे रखा होगा फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2। और डी ऑप्शन दे रखा होगा आपको पता नहीं, कैन नॉट से, या लेस इंफॉर्मेशन। तो बताओ बच्चों आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। रिकॉर्डिंग कब बंद होती है यार, मुझे याद ही नहीं रहा। ठीक है। तो ये होगा। अच्छा मैं क्वेश्चन बंद रिकॉर्डिंग कर तो बच्चों अगर सवाल को देखें तो मैंने ये जो लाल लाल लाइन बनाई है, रेड रेड कलर की जो लाइन बनाई है, पिंक कलर या जो भी कलर बोलो इसको, ये सारी लाइन बनाई मैंने। और मैंने सिर्फ वो लाइन बनाई जो इनके ऊपर से जा सकती है, तो मैंने देखा ये सारी लाइन में से बना दी। ठीक है। अब ये दोनों ओपन सरफेस है, तो ओपन सरफेस में पाई क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग। इसमें कुछ नहीं सोचना आउट और इन वाला, क्योंकि आप सब ने आंसर गलत किए हैं। ठीक है, आप सब ने आंसर गलत किए तो मैं पूरा लिखूंगा। फाई 1 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग S1। ठीक है, S1। तो S1 में कितनी लाइन क्रॉस करेंगे? देखो ये है S1, इसको 1 2 3 4 5 6, सातवीं नहीं करी तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है। फाई 2 की बात करते हैं। फाई 2 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग S2। S2 को कितनी लाइन क्रॉस करें? तो देखो, एक, ऊपर वाली क्रॉस नहीं कर रही, 2 3, चलो इसको भी ले लेते हैं 4, पांचवी क्रॉस नहीं कर रही तो आंसर हो गया 4। साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कौन किससे बड़ा है। फाई 1 इज ग्रेटर देन फाई 2, आंसर इज ए। अब थोड़ी ना आंसर तुम करोगे सिर्फ तो आप आंसर करने लग रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या गलती करके कितना बड़ा पाप किया तुम लोगों को? समझ में आया ना? फील आई? अब फील आई होगी तुम्हें एक्चुअली में इलेक्ट्रिक प्लस होता क्या है। आ रही नहीं आ रही बस में? ये है इलेक्ट्रिक प्लस की फील। क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कर रहा हूँ तब मजा है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, ध्यान देना प्लीज, जब आप क्वेश्चन के नोट्स बनाओ ना, तो नोट्स में क्वेश्चन वाली फिगर अलग बनाना, जो मैंने पहले क्वेश्चन बनाया था ना उसकी फिगर अलग बनाना, सोल्यूशन की फिगर अलग बनाना। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन में अगर यही फिगर बना ली, ठीक है, अगर आपने वाई वी आर सो पापी, पापी 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 चूलो ठीक है, तो मतलब मैं क्या बोल रहा था, तो जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन करोगे ना, तो एक कॉपी में जब नोट्स बनाओगे तो नोट्स में क्वेश्चन की फिगर अलग बनाना जो मैंने पहले बनाई थी। उसके बाद फिर आप जो मैंने अब बनाया ना इसको बनाना। इसलिए वीडियो देख के नोट्स बनाया करो। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो देख के नोट्स बनाया करो, क्योंकि गलती से कल को जब आप रिवाइज करोगे तो वीडियो तो ना दिखते रहो उस टाइम पे। उस टाइम पे आपके पास नोट्स अच्छे होने चाहिए। और नोट्स अच्छे होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन फिगर अलग, सोल्यूशन फिगर अलग। ठीक है। चलो, कॉपी कॉपी।
पापी चूलो, ये गाना कौन सा है पता है तुम लोगों को? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो यहाँ पे आपका एक स्फीयर है, तो वो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बच्चे बड़ा धड़ाधड़ गलत करके आते हैं। तुम ही देख लो, अभी पढ़ाने के बाद ही गलत कर दिया। ठीक है अब सुनो, ये आपका एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, और यहाँ पर एक चार्ज रखा है आपका क्यू चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यू चार्ज। ठीक है, सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होगा इसकी वैल्यू? बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, क्या होगा इसका आंसर? देखो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, मैं बोलूँगा लाइन बना दो, चलो तो लाइन यहाँ से एक लाइन ये हो गई, जस्ट उसको बाहर से निकाल दो, जो बाहर से निकलो कहीं से नहीं निकल रही। एक लाइन जो यहाँ से गुजरेगी, गुजर गई, दूसरी लाइन आपकी यहाँ से गुजरेगी ऐसे। ठीक है, तीसरी लाइन आपकी यहाँ से गुजर गई। ठीक है, चौथी लाइन आपकी यहाँ से गुजर गई, पांचवी लाइन आपकी यहाँ से गुजर गई, छठी लाइन आपकी यहाँ से गुजर गई, और लेना चाहो और ले लो, यहाँ से गुजर गई। ठीक है, एक आखिरी लाइन और बना देता है जो कि यहाँ से नहीं गुजर रही। बस इसके अलावा कोई और लाइन बनाने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं सर, इसके बाद जो लाइन बनाएंगे उससे बाहर जाएंगी। तो साफ सी बात है, अब क्या बोलूंगा, क्या ये आपके सरफेस है? सर ये स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर कैसी सरफेस होती है सर? क्लोज सरफेस होती है। क्लोज सरफेस में आपको तरीका क्या बताया फ्लक्स लिखने का? सर वो होता है आपका फाई इज इक्वल टू लाइन्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लाइन्स गोइंग आउट माइनस लाइन्स गोइंग इन। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह जी बोले अगर अपने हिसाब से लाइन बनाएंगे क्या प्रॉब्लम, मैंने बनाई ना, अपने हिसाब से लाइन बनाई, क्या दिक्कत है, बनाओ। ठीक है, तो लाइन्स आउट माइनस लाइन्स इन। ठीक है, इसका मैं एक शॉर्टकट और बताऊंगा पर वो गॉस लॉ में आएगा। लाइन्स आउट माइनस लाइन्स इन, लाइन्स आउट है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आउट कितनी जा रही है तो देखो, ये तो गिनेंगे ही नहीं, गिनेंगे जो बाहर जाने, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बाहर जा रही है, माइनस जितनी बाहर जा रही है बच्चों घुसेगी तो होंगी, जो कुछ निकलेगी वही बाहर भी तो आएगी। आंसर जीरो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है ये बताओ? क्या फर्क? कोई फर्क भी तो नहीं है भाई, लाइन जा रही है, लाइन आ रही है, लाइन जा रही है, सेम ही तो सवाल है दोनों। बस फर्क क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो जैसे आपने अभी जो क्वेश्चन कराया ओपन सर्फेस का, उसमें भी यही प्रॉब्लम हुई, आपने अकॉर्डिंग बनाकर 2 नंबर सर्फेस के लिए इक्वल बना दिया, कर दिया। नहीं बेटा, मैंने कहा ना ओपन सर्फेसेस में आप आउट और माइनस इन नहीं करते हो। ये ओपन सर्फेस होती है ना, आप इसको एक ही तरफ से देखते हो भाई, या तो बस ये देखो क्रॉस कितनी कर रही है। ओपन सर्फेसेस में कभी भी आप ये नहीं बोलते कि कितनी घुस रही है कितनी निकल रही है। ठीक है, ये S1 एक अलग सरफेस है, S2 एक अलग सरफेस है, ये क्लोज सरफेस थोड़ी ना है। क्लोज होने के ऊपर से बंद भी तो होनी चाहिए थी, बंद थोड़ी ना हो रही है, ये सरफेस स्फेयर वो क्लोज्ड है, तो ये चारों तरफ से बंद हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका जीरो। चलो आज की कड़ी में अच्छा एक बच्चों के डाउट आएगा मन में, सर इसका मतलब तो जब भी क्लोज सरफेस आती है उसका आंसर जीरो ही आता है क्या हमेशा? तो सर आपका यहाँ भी आंसर जीरो आया, क्लोज सरफेस थी। ठीक है, आपने ये ले लिया तब भी आंसर जीरो आ रहा है, तो क्या क्लोज सरफेस में हमेशा आंसर जीरो होता है? ये सोचना पाप है, ये सोचना पाप है। क्यों? तो एग्जाम्पल सुनो, अगर अगर हमेशा जीरो होती ना तो बच्चों मैं फिर फॉर्मूला क्यों बताता आपको आउट माइनस इन वाला? तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका यही स्पेल लेता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या किया यहाँ पे रख दिया इस बार क्यू, यहाँ पे, तो क्या होगा? देखो सर लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे, ऐसे। ठीक है, ऐसे निकल रही है, बहुत सारी लाइन निकलेंगी, मैं जितनी लाइन बनाता हूँ डायग्राम में मैं उतनी ही कंसिडर करता हूँ। इस बार भी ये जो है मैंने स्फेयर लिया है। ठीक है, स्फेयर के अंदर क्यू चार्ज रखा है, तो मैंने बोला सर स्फेयर है, हाँ सर स्फेयर है, स्फेयर के अंदर चार्ज रखा है। स्फेयर कैसी बॉडी होती है सर? आपकी क्लोज सरफेस होती है, हाँ सर क्लोज सरफेस होती है, ये बात भी समझ में आ गई। क्लोज सरफेस में आपका फॉर्मूला क्या होता है पाई का? सर लाइंस आउट माइनस लाइंस इन होता है। ठीक, हाँ, अब लाइन आउट कितनी है सर? जो साइड लाइन जा रही है बाहर ही जा रही है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो आठ हो गई।
इन कितनी, अब कोई घुसती हुई दिखाई दे रही है क्या? हम नहीं सर, कोई घुसती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो आंसर क्या हो गया? 0। इसका आंसर क्या आ गया? 8 निकल के आ गया। ये मत सोच लेना कभी कि जब भी क्रॉस सरफेस आएगी तो उसकी वजह से आंसर 0 होगा, ऐसा सोचना गलत है। ठीक। अब एक आखिरी सवाल और लेते हैं। ये सवाल आपका नीट में आया था, शायद 3-4 साल पहले आया था, या आईआईटी में या नीट में आया था। सवाल है आपका इस तरह से, भाई यहाँ पे एक क्यूब दे रखा है आपको, ठीक, और यहाँ पे इसको ऊपर एक स्फीयर दे रखा है। निहायती गंदा डायग्राम, और उससे कोई मतलब नहीं है आपको। एक आपको यहाँ पे स्फीयर दे रखा है, और यहाँ पे बीच में रखा है कोई चार्ज क्यूब, चार्ज रखा है क्यूब। ठीक है। सवाल है कि मान लो क्यूब एक अपना सरफेस, क्यूब एक अलग अपना एक क्लोज सरफेस है, और एक स्फीयर अपना है। ये आपका क्यूब हो गया, और ये एक स्फीयर हो गया। मान लो क्यूब की वजह से जो आपका फाई निकल के आता है उसको हम बोलते हैं फाई सी। स्फीयर पे जो आपका फाई निकल के आता है वो उसको बोलते हैं फाई एस। ठीक है। अब सुनो, तो मैं सवाल यही है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? फाई एस बड़ा होगा फाई सी से, कि फाई एस छोटा होगा फाई सी से, कि आपका फाई एस बड़ा बराबर होगा फाई सी के, कि आपका कैन नॉट से? अगला सवाल हो जाएगा। तो बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा इसका। बस लाइन बनाओ, वहां से निकालो वाला सवाल है। जल्दी बता दो आंसर क्या होगा इसका। शुमाला जी का आंसर है सी, इंशा जी का आंसर सी, निखिल का आंसर है बोथ इक्वल। बाकी लोगों का आंसर क्या है? बस लाइन बनानी है, आंसर निकालना है, लाइन बनानी है, आंसर निकालना है, कुछ नहीं करना। फाइव एस और फाइव। मनदीप जी का आंसर है बी, जी बोले फाइव एस इज लेस देन फाइव सी। देखते हैं। आंसर है सी, बराबर बोल रहे हैं। और भी यार प्लीज आंसर हो सकता है, अब तो यार क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। नहीं, कोई मैथमेटिक्स थोड़ी ना है इसमें। चलो करते हैं। मैंने आपको तरीका क्या बताया? तरीका वही है कि बस लाइनें खींचो, आंसर निकालो। तो लाइनें खींच लेते हैं। देखो, वैसे एक लाइन खींच के भी आंसर समझ में आना चाहिए। एक लाइन ये गई, ठीक है। मैं 3-4 लाइन बनाता हूँ, बस ज्यादा लाइन नहीं बना रहा। एक लाइन ये गई, ठीक है। एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक आध लाइन और बना लेते हैं, चलो ऐसे बना ली, ठीक है। बाकी बहुत सारी लाइन बनेगी, मैं तो उतनी बनाऊँ जिससे मेरा काम चल जाए, ठीक है। अब फाइव एस क्या होगा? फाइव एस हो जाएगा लाइन्स, लाइन्स आउट एस से बाहर, और लाइन्स इन किसके? एस के लिए। यानी स्फीयर से कितनी लाइन बाहर जा रही है भाई? कितने? 1 2 3 4 5 बाहर जाती है, स्फीयर ही है ना ये। स्फीयर इससे 5 कितनी लाइन जा रही है? बाहर जा रही है 5। अंदर कितनी आ रही है? एक भी नहीं, तो आंसर हो गया 5। ठीक है। फाइव सी निकालता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाइन्स आउट किससे? लेकिन सी से, मतलब क्यूब से, माइनस लाइन्स इन किससे? मतलब आपका सी से। सी की कितने अंदर जा रही है? अब देखो, मैंने जितनी लाइन बनाई उतनी लाइन कंसिडर करूंगा ना, तो ऐसे नई है, अब कोई नई लाइन मत मान देना। क्यूब ही है, क्यूब से कितनी लाइन बाहर जा रही है? 1 2 3 4 5, क्यूब से 5 बाहर जा रही है। क्यूब के अंदर कितने, कोई कोई अंदर जाती हुई दिख रही है क्यूब के? नहीं, इसमें कोई नहीं दिख रही। 5 0। 5 इसका भी क्या हो जाएगा? 5 साफ साफ दिख रहा है, ये भी 5, ये भी 5। फाइव एस इज इक्वल टू, अभी सीधी सी बात है ना, जब कोई चार्ज अंदर रखा है तो उससे सिर्फ लाइंस बाहर ही तो जाएंगी, अंदर थोड़ी ना आएंगी। अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो लाइंस तो बाहर ही जाएंगी ना। ठीक है, हाँ सर, बाहर तो जाएंगी, अंदर तो कोई आती हुई दिख ही नहीं रही। जब अंदर कोई आती नहीं तो आपका स्फेयर के लिए भी 0 होगा, आपका क्यूब के लिए भी 0 होगा, तो दोनों के लिए सब कुछ वही, सब सेम ही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो गया। जल्दी से बता दो सबसे बच्चों की आज की जो क्लास है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो तुम्हें फील्ड के साथ समझ आई है कि नहीं? समझ में तो आ गई होगी, तो मुझे पता है। क्या इलेक्ट्रिक की फ्लक्स की आपको थोड़ी बहुत फील आई कि नहीं है? फील से पढ़ाई समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोल दो। ठीक है, समझ आ गया सबको? ठीक है, मजा आया थोड़ा बहुत पढ़ने में? ठीक। चलो, आई होप कि हर बच्चे को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इलेक्ट्रिक क्लास हम इतना ही ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कल, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गॉस लॉ। और ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि इनको एक बार में पढ़ा जाता है। ऐसे नहीं होता जैसे कल को डायपोल हमने एक साथ पढ़ा, उसकी क्लास 1.5 घंटे के ऊपर हो गई थी कल की क्लास, लेकिन उसको हमने एक साथ ही पढ़ सकते हैं, उसको हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते। डायपोल एक क्लास में खत्म किया, जैसे हमने आज हमने फ्लक्स समझा अच्छे से, बहुत धीरे धीरे टाइम लेके समझा, ठीक है। कल हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ में फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन वो कल पढ़ेंगे। अगर मैं गॉस लॉ भी स्टार्ट करता हूँ, गॉस लॉ पूरा नहीं हो पाएगा, फिर वो मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में, ना मुझे फास्ट करना पड़ेगा। तो कल हम सिर्फ गॉस लॉ पढ़ेंगे। तो आई होप कि सब हर बच्चे को इलेक्ट्रिक क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, फील समझ में आएगी, फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा बहुत मजा आ रहा होगा।
कृपया करके सवाल लगाते रहें, ठीक है। मजा ये आपको दोना हो जाएगा अगर आप सवाल लगा लोगे, ठीक है। थ्योरी पढ़ते रहें, सवाल लगाते रहें, और कोई भी डाउट है तो प्लीज उसको डिस्कशन ग्रुप पे डिस्कस करें। प्लीज यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और 2-4 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और पढ़ाई करें, ठीक है। आई वो सनी पढ़ाई करें, और कोई भी दिक्कत है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। कभी भी किसी बच्चे को किसी भी तरह का डिप्रेशन हो रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बाहर कहीं कोई और दिक्कत हो रही है, पेरेंट प्रेशर दिख रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज कॉन्टेक्ट करो। कॉल करना है कॉल कर लो, ठीक है। मैं हूँ तुम्हारे लिए यार, और किसकी दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर टेकिंग द क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। चलिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।